मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नों के बारे में। आज के जो प्रश्न रहेंगे ये पहले के प्रश्नों की अपेक्षा कठिन प्रश्न होंगे और साथियों कुल 50 प्रश्न आज रहेंगे। आइए साथियों देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, कठिन स्तर, स्थापना एवं तर्क तथा वैचारिक प्रश्नोत्तरी, यूजीसी नेट जेआरएफ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा के वास्तविक स्तर पर आधारित प्रश्न आज होंगे, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। आइए साथियों देखते हैं। निर्देश तो इस प्रश्नोत्तरी में दिए गए प्रश्न स्थापना ए और तर्क आर के प्रारूप पर आधारित हैं, जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली के उच्चतम स्तर को दर्शाते हैं। यह संकलन उच्च स्तरीय अध्यापन एवं प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी हेतु अत्यंत प्रामाणिक है। आज के जो प्रश्न रहेंगे वो कथन कारण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। आइए साथियों देखते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न 1। ये देखिए, यही तो इसमें साथियों थोड़ा इस पीडीएफ में दिक्कत है, ज़्यादा ऊपर कर दीजिए तो उत्तर दिख जाता है। देख लीजिए प्रश्न, इस पे विचार करना है। तो इसका ए पॉइंट देखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया क्योंकि इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता से उत्प्रोत थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, जानते ही हैं, सही बात है। क्यों कहा? तो इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता से उत्प्रोत थी, इसी कारण से कहा था, क्योंकि वीर रस की रचनाएं ज़्यादा लिखी गई, इस काल में वीरता प्रमुख थी। तो ये पहला स्टेटमेंट जो ए है ये सही है। दूसरा है इसमें तर्क जो आर है, देखिए कि शुक्ल जी ने केवल जैन और सिद्ध साहित्यों के आधार पर ही इस काल का नामकरण किया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई कि शुक्ल जी ने केवल जैन और सिद्ध साहित्य के आधार पर ही इस काल का नामकरण किया, तो आर गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए सही, आर गलत है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में ए सही और आर गलत, ए है इसका आंसर। ये देखिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, देखिए साथियों दूसरा प्रश्न, इसमें कहता है इस प्रश्न में कि पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। बात सही है। फिर भी वे इसकी ऐतिहासिकता को पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं। दूसरा इसमें तर्क है कि शुक्ल जी के अनुसार इस ग्रंथ की भाषा और घटनाओं में कल्पना का आधिक्य है तथा समकालीन इतिहास से इसका मेल नहीं बैठता। तो साथियों यहाँ पे पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए साथियों देखते हैं। ये देखिए, इसका उत्तर ए है। आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों देखिए प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 हमारा है कि सिद्ध साहित्य की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, संध्या भाषा, क्योंकि इसमें अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया गया है। सही है। संध्या भाषा का अर्थ शाम के समय बोले जाने वाली भाषा से है, जो केवल बिहार में प्रचलित थी। तो ये दूसरा वाला जो कथन है, जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है। तो ए सही हो जाएगा
आर गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए साथियों, आइए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। आइए देखिए ये चौथा प्रश्न, हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का काल कहा है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका तर्क है क्योंकि इस काल में एक तरफ तलवारों की खनखनाहट थी तो दूसरी तरफ सिद्धों और नाथों का वैराग्य परक शांत उपदेश भी चल रहा था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए तो ऑप्शन दिख जाता है। आप लोग बस देखते रहिए, अब क्या करेंगे, पीडीएफ है तो हो ही जाता है। पांचवा प्रश्न है, इस पे विचार करिए कि नाथ संप्रदाय ने भक्ति काल के संत काव्य के लिए सुदृढ़ आधार पीठिका तैयार की। जो नाथ संप्रदाय है उसने भक्ति काल के संत काव्य विशेषकर कबीर के लिए सुदृढ़ आधार पीठिका तैयार की। बिल्कुल सहमत है, ये बात सही है। तर्क, दूसरा स्टेटमेंट इसका जो है कि नाथों की हठयोग साधना, बाह्य आडंबरों का विरोध और अंतः साधना पर बल कबीर के काव्य में सीधे विकसित हुई। नाथों की हठयोग साधना, बाह्य आडंबरों का विरोध और अंतः साधना पर बल कबीर के काव्य में सीधे विकसित हुए। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। ये देखिए ऑप्शन ए सही है। आइए छठा प्रश्न हम देखते हैं। हमारा देखिए साथियों छठा प्रश्न है कि जैन रास काव्य परंपरा रासो वीरगाथा काव्यों की तुलना में अधिक ऐतिहासिक और प्रामाणिक मानी जाती है। दूसरा इसमें है स्टेटमेंट कि जैन कवियों ने धर्म तत्व का निरूपण करते हुए ऐतिहासिक व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया और तिथियों का ध्यान रखा। तो यहाँ पे दोनों बातें सही है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो हमारा ए हो जाएगा ऑप्शन। ये देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न हमारा है, ये देखिए सातवां प्रश्न है कि विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानना ही तर्क संगत है, उन्हें रहस्यवादी कहना उनके साथ न्याय नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा कि आध्यात्मिक चश्मे के रंग आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जो विद्यापति के प्रसंग में ही कहा गया। तो साथियों यहाँ पर भी दोनों कथन सही है। शुक्ल जी ने ये कथन कहा है विद्यापति जी के बारे में, और विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानना ही तर्क संगत है। दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, तो यहाँ भी ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए साथियों देखिए, आठवां प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वानों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। सही बात है। उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं में हिंदी के तत्व पूरी तरह स्पष्ट होने लगते हैं, इसलिए इसे पुरानी हिंदी कहा गया। उत्तर अपभ्रंश मतलब अपभ्रंश का जो बाद वाला समय है, ठीक, उत्तरवर्ती समय मतलब, तो इसमें हिंदी के तत्व क्या है, पूरी तरह स्पष्ट होने लगते हैं, इसीलिए इसे पुरानी हिंदी कहा गया। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसमें भी ऑप्शन ए ही होगा। आइए साथियों नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न हमारा है कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ विशुद्ध रूप से लोक मनोरंजन और भाषा के व्यवहारिक रूप को दर्शाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। खुसरो का मुख्य उद्देश्य केवल दरबारी चाटुकारिता और राजाओं को युद्ध के लिए उकसाना था।
तो ये तो गलत बात है। खुसरो का मुख्य उद्देश्य दरबारी चाट उकाटता और राजाओं को युद्ध के लिए उकसाना नहीं था। तो इसमें ए सही होगा, आर गलत हो जाएगा। तो इस कारण से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ये देखिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न। हमारा 10वां प्रश्न है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से मानना सर्वाधिक वैज्ञानिक माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक को एक छंद भी माना है और काव्य रूप भी, जो धीरे धीरे वीर काव्यों के लिए रूढ़ हो गया। तो यहाँ पर भी दोनों बातें सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या। तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं साथियों। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि बीसल देव रासो मुख्यतः एक वीर गाथा काव्य है जिसमें युद्धों का सजीव वर्णन है। कथन दूसरा है कि यह मूलतः श्रृंगार और विरह प्रधान काव्य है जिसमें राजा बीसल देव और राजमती के रूठने, उड़ीसा जाने और वापस आने का वर्णन है। तो ये जो इसमें पहला कथन है वो क्या है, गलत है कि बीसल देव रासो मुख्यतः एक वीरगाथा काव्य। वीरगाथा काव्य मुख्यतः तो नहीं है, क्योंकि बीसल देव रासो वीरगाथा काव्य नहीं है। यह एक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें जो है 12मासा वर्णन भी मिलता है, वियोग का काव्य है। और दूसरा इसका जो कथन ऐसा ही है कि मूलतः श्रृंगार और विरह प्रधान काव्य, वीरगाथा काव्य ना होकर के श्रृंगार और विरह प्रधान काव्य। वैसे भी या तो वीरगाथा काव्य होगा या श्रृंगार और विरह प्रधान काव्य होगा। तो जब दूसरा वाला सही है तो पहला वाला ऑटोमेटिक गलत है। तो यहाँ पे कथन एक गलत है, दूसरा सही है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखिए। हमारा 12वां प्रश्न है कि आदिकालीन डिंगल भाषा का निर्माण अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से हुआ है। तो आदिकालीन जो डिंगल भाषा है इसका निर्माण अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से हुआ। सही बात है। डिंगल भाषा अत्यंत कोमल और मधुर थी, बिल्कुल गलत बात है। पिंगल भाषा अगर होती तो वो अत्यंत कोमल और मधुर थी और उसका उपयोग प्रेम संबंधी काव्यों में होता था। डिंगल भाषा क्या थी, ये तो कर्कश थी, कठोर थी। तो डिंगल भाषा क्या है, अत्यंत कोमल और मधुर नहीं थी, जिसका प्रयोग केवल शांत और करुणरस के अभिव्यक्ति के लिए होता था। तो साथियों यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो मतलब ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या 84 थी। तो सिद्धों की संख्या 84 थी, ये भी बात सही है। इनमें महायोगिनी, मणिभद्रा, कनकलापा भी शामिल थी। तो ये तो पढ़ाते समय ही बताया गया था आप सभी को। जब आदिकाल हम लोग पढ़ रहे थे तभी चर्चा किए थे कि 4 योगिनियाँ थीं। तो उन चारों योगिनियों में मणिभद्रा और कनकलापा भी शामिल थीं। तो ये सही है। अब दूसरा है कि सिद्ध मत में नारी सहचर्य को साधना का आवश्यक अंग भैरवी साधना स्वीकार किया गया था। तो हाँ, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो इस कारण से ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न साथियों हमारा है कि गोरखनाथ ने बौद्धों की वाम मार्गी भोग साधना के विरोध में हठ योग और ब्रह्मचर्य की कठिन साधना का प्रवर्तन किया। बिल्कुल सही बात है। वे सिद्धों की श्रृंगारिक और वासनाजन्य प्रवृत्तियों से समाज को बचाना चाहते थे। सिद्धों में पंचमकार की प्रवृत्ति थी, जानते ही हैं। तो उस पंचमकार से वासनाजन्य प्रवृत्ति थी, मतलब उसमें मांस, मदिरा, मैथुन, इन्हीं सब की बात थी ना, पांचों जानते ही हैं।
तो जो गोरखनाथ आए ये जो है इसका विरोध किए सिद्धों का। तो इसमें जो है दोनों बातें सही हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ए ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। आइए 15वां क्वेश्चन देखिए साथी, देखिए थोड़ा सा ऊपर करिए आंसर आ जाता है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग तो रिवीजन ही कर रहे हैं। देखिए ये प्रश्न देखिए कि सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों पर था जबकि नाथों ने देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। यह ऐतिहासिक तथ्य किस विद्वान के मत से पुष्ट होता है? तो यह कथन साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। 16वां कथन देखिए, 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है कि परमाल रासो आल्हाखंड जिसे कहते हैं, परमाल रासो आल्हाखंड लोक काव्य के रूप में आज भी उत्तर भारत में जीवित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये गाया जाता है महोबा बछवाड़ा आदि के क्षेत्रों में। इसके पीछे मुख्य कारण इसकी गेयता और वीर रस की वह ओजस्वी भाषा है जो वर्षा ऋतु में जन जन में उत्साह भर देती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, इस कारण से ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। ये है 17वां प्रश्न साथियों। राउल वेल को हिंदी साहित्य की प्रथम शिलांकित चंपू काव्यकृति माना जाता है। शिलांकित मतलब होता है जो शिला पे अंकित हो, पत्थर पर लिखा हुआ। इसमें 7 नायिकाओं के नक्सिक सौंदर्य का केवल गद्य में वर्णन है। 7 नायिकाओं के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन गद्य में किया गया, पद्य का प्रयोग वर्जित है। तो साथियों पहली बात तो इसमें सही है, ठीक, लेकिन जो दूसरी बात है ये गलत है कि पद्य का प्रयोग वर्जित है। इसमें जो कह दिया नक्सिक सौंदर्य का वर्णन, इस प्रश्न में ए सही है और आर क्या है, गलत है। पहली बात तो सही है कि राउल वेल को हिंदी साहित्य की प्रथम शिलांकित चंपू काव्यकृति माना जाता है, लेकिन जो इसमें दूसरा है गलत है कि 7 नायिकाओं के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन केवल गद्य में किया गया है, पद्य का प्रयोग वर्जित। इस कारण से इसका भी ए आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देखिए साथियों। अरे उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। बात सही है। इसकी रचना राजकुमारों को स्थानीय भाषा, पुरानी अवधि, काशी की भाषा सिखाने के उद्देश्य से की गई थी। ये भी बात सही है। तो ये आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, थोड़ा जल्दी जल्दी हम देखते हैं। 19वां प्रश्न ये देखिए साथियों। 19वां प्रश्न हमारा है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। सही है, क्योंकि उन्होंने पौमचर्यु के रूप में अपभ्रंश का अप्रतिम राम काव्य लिखा। ये भी बात सही है। स्वयंभू ने अपने इस महाकाव्य को पूरी तरह संस्कृत के श्लोकों में ही निबद्ध किया है। ये बात गलत है। तो ये तो सही है, आर गलत है, संस्कृत में नहीं लिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। तो सही बात है, कहा जाता है। वे स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे। ये भी सही है। पुष्पदंत मूलतः शैव थे, परंतु बाद में जैन धर्म स्वीकार कर उन्होंने महापुराण की रचना की। हाँ, दोनों बात सही है। ए भी सही है, आर भी सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न हमारा है कि संदेश रासक हिंदी का पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, मतलब कि गैर धार्मिक रास ग्रंथ है। रास ग्रंथ मतलब समझ रहे हैं ना, जैन साहित्य। इसके लेखक मुल्ला दाऊद हैं जो सूफी मत के अनुयायी थे। ये तो सीधे गलत है, मुल्ला दाऊद यहाँ कहाँ से आ गए।
आदिकाल में। ठीक, तो 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न ये है कि विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा विशुद्ध मैथिली है। ये तो दूसरा देखिए कि विद्यापति ने स्वयं कहा, स्वयं लिखा है कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जम पौआ भट्टा। तो पहला बात तो गलत हो गया कि विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा विशुद्ध मैथिली है। लेकिन जो विद्यापति ने स्वयं लिखा है, दूसरा जो कथन है, ये बिल्कुल सही है कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जम पौआ भट्टा। तो यहाँ पे ए गलत है, आर सही है। सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। बात सही है, आदिकालीन साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का सर्वथा अभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि वही छोटे छोटे जो राज्य थे वही अपने को देश मान के आपस में लड़ते झड़ते रहते थे। संकुचित राष्ट्रीय भावना थी। उस समय राष्ट्र का अर्थ संपूर्ण भारत न होकर राजाओं के अपने छोटे छोटे राज्य, जैसे 150 गांवों का समूह तक ही सीमित था। दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरल प्रश्न है ये। 24वां देखिए। वर्ण रत्नाकर, अरे यार, ये देखिए, वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी का एक गद्य विश्वकोश माना जाता है। सही है। इसके लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने इसमें मध्यकालीन दरबारी जीवन, कलाओं और वस्त्रों का विस्तृत गद्य वर्णन किया है। तो यार दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ये आंसर इसका भी हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न है कि डिंगल और पिंगल शैलियों का अंतर मुख्यतः उनके भाषाई तत्वों और श्रुति कटुता, श्रुति मधुरता पर आधारित है। हाँ, ये बात सही है। डिंगल श्रुति कटुता मतलब कठिन है, कर्कश है। पिंगल में मधुरता है, श्रुति मधुरता है। पिंगल में अपभ्रंश के साथ ब्रजभाषा का मेल होता था, जो कर्णप्रिय और श्रृंगार के अनुकूल थी। तो ये आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो ये आंसर हो जाएगा। आइए 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि गारसादी तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। सही बात है। वे वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें कालक्रम का ध्यान रखना संभव नहीं था। हाँ, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखिए। अरे चलिए, आंसर आ ही जाता है। PDF है, थोड़ा सा सरकाइए, तुरंत आ जाता है। कोई बात नहीं, देख लीजिए, आंसर तो देखना ही है अंत में। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा, जानते ही हैं। सही बात है। लेकिन अगर यही आ जाता कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, तो गलत हो जाता, क्योंकि प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा है। और इसे पूर्वारंभिक तथा उत्तरारंभिक दो भागों में बांटा। बात सही है। मिस्र बंधुओं का मानना था कि हिंदी साहित्य का वास्तविक उदय 15वीं शताब्दी से है। ये तो सीधा ही गलत है, तो यहाँ पे आर गलत है, सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न देखिए। 28वां प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल, इन दोनों शीर्षकों में विभाजित किया। बात सही है। संधिकाल में अपभ्रंश और हिंदी के मिलन बिंदु का साहित्य आता है, और चारण काल में राज्याश्रित कवियों की रचनाएं। बिल्कुल सही बात है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन यहाँ भी ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न हमारा देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि कुवलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हैं, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में इसकी रचना की। बिल्कुल बात सही है। इस ग्रंथ में अपभ्रंश को देसी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। दोनों बात सही है, तो ए और आर दोनों सही है, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, 30वां प्रश्न हमारा है कि हम्मीर रासों के छंद प्राकृत पैंगलम में मिलते हैं, जिसके आधार पर शुक्ल जी ने इसका अस्तित्व स्वीकार किया। हम्मीर रासों के छंद
प्राकृत पैंगलम में मिलते हैं, जिसके आधार पर शुक्ल जी ने इसका अस्तित्व स्वीकार किया। बात सही है। प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्र का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने जाते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, यहाँ भी ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है हमारा कि शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। बात सही है। उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि 1184 ईस्वी में रचित है, एक उत्कृष्ट खंडकाव्य और रास परंपरा की पहली कड़वकबद्ध रचना है। दोनों बात सत्य है। ए और आर दोनों सही, यहाँ भी ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 31वां के बाद 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है कि खलिक बाबरी केवल एक मनोरंजक काव्य है, इसका कोई ऐतिहासिक या भाषाई महत्व नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक। अमीर खुसरो ने इसमें अरबी, फारसी और खड़ी बोली के पर्यायवाची शब्दों का संकलन कर एक शब्दकोश तैयार किया था। तो यहाँ पे आर सही है, ये जो है गलत। तो ये हो जाएगा आंसर। आइए 33वां देखते हैं प्रश्न। 33वां प्रश्न है कि चर्या पद सिद्धों के अनुष्ठान के समय गाने जाने वाले गीत हैं। बात सही है। जबकि दोहा कोश उनकी दार्शनिक और उपदेशात्मक साधना को प्रकट करते हैं। ये भी बात सही है। दोहा कोश की रचना केवल स्त्रियों द्वारा की जाती थी और चर्या पद केवल पुरुषों द्वारा। ये तो गलत है। तो ये सही है, यार गलत हो जाएगा। इसका भी आंसर ये हो जाएगा। आइए 34वां प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि सरहपा की साधना पद्धति में सहज, शून्य और महासुखवाद का अत्यधिक महत्व है। बात सत्य है। महासुख का अर्थ वह आनंदमय अवस्था है जहाँ साधक की आत्मा संसार के बंधनों से सर्वथा विमुक्त हो जाती है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस कारण से ए आंसर सही हो जाएगा। आइए 35वां प्रश्न देखते हैं। बीसल देव रासों में 12 मासा का वर्णन कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। ये बात सत्य है। हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन की शुरुआत सबसे पहले इसी आदिकालीन ग्रंथ से मानी जाती है। बात सत्य है। हिंदी साहित्य में यहीं से होती है। तो ए और आर दोनों सही है। अब यहाँ देखिए जो दिया है कि परंपरागत रूप से राजमती का विरह आषाढ़ से भी माना जाता है। तो आषाढ़ मास से तो माना जाता है, बात सत्य है। लेकिन शुक्ल मत में कार्तिक प्रमुख है, तो इस कारण से हम इसको मान लेते हैं। इसका आंसर है। और ये बात तो सही है कि 12 मासा का वर्णन आषाढ़ से है। तो यहाँ ये हो जाएगा। ये वाला प्रश्न थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन वाला था, तो इसलिए हम इसको शामिल किए हैं। यहाँ पे मत के वजह से ये सही है। आइए आगे देख लेते हैं 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग की गद्य प्रधान संस्कृत प्राकृत रचना है जिसमें प्राचीन राजाओं के आख्यान संकलित हैं। बात सत्य है। और इस ग्रंथ में राजा मुंज तथा भोज के समय के दोहे अपभ्रंश भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में शुक्ल जी ने उद्धृत किए हैं। यहाँ पर भी ए और आर दोनों सही है। इस कारण से सही उत्तर ये हो जाएगा। आइए 37वां प्रश्न की बात करते हैं। 37वां प्रश्न है कि आदिकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की जिससे काव्य की ऐतिहासिकता क्षीण हुई। बात सत्य है। कवियों का मुख्य उद्देश्य इतिहास लेखन न होकर सामंती शौर्य और विलास का दिग्दर्शन कराना था। ये बात सत्य है। यहाँ पे भी दोनों सही है, सही व्याख्या है, सही आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करते हैं। 37वां हो गया। आइए 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। बात सत्य है। उन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ में केवल अपभ्रंश और प्राकृत का ही विवेचन किया है, संस्कृत को छोड़ दिया है। तो ये बात गलत है, संस्कृत को छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ये सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। इस कारण से सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है कि कविराज श्यामल दास और गौरीशंकर हीरानंद ओझा पृथ्वीराज रासों को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। सत्य है। इन विद्वानों को इतिहास की दृष्टि से रासों की घटनाएं, संवत और नाम सर्वथा काल्पनिक प्रतीत हुए।
तो ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या है, इसका भी उत्तर ये हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु ये पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना स्वीकार करते हैं। सत्य बात है। इनका मानना है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के समकालीन थे और युद्धों में स्वयं उपस्थित रहते थे, मित्र थे दोनों लोग। तो ये भी सही है, तो ये और आर दोनों सही, यहाँ भी ये आंसर हो जाएगा। आइए 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है कि विद्यापति के गोरक्ष विजय नाटक में गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में। बिल्कुल सही बात है। आदिकाल में इस प्रकार के नाटकों को क्रिप्टो मैथिली नाटक या प्राकृत नाटक की श्रेणी में रखा जाता था। ये गलत है, आर गलत है, तो ये सही आर गलत है, ऑप्शन ए हो जाए। आइए 42वां प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। सही बात है। खुसरो ने स्वयं लिखा कि मन तूती ये हिंदम अर्रस्त पुरसी जय मन हिंदुई पुरस्ता नाच गोयम। तो यार दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या है, इसका भी आंसर ये है। आइए आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न, नाथ साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका रूखापन और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव है। सही बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाथों की बानी से केवल अंतः साधना के क्षेत्र में प्रगति हुई, पर उसमें सरसता और लोक जीवन का राग नहीं था। शुक्ल जी के अनुसार कि नाथों की बानी से केवल अंतः साधना के क्षेत्र में प्रगति हुई और पर उसमें सरसता और लोक जीवन का राग नहीं था। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए 44वां प्रश्न देखते हैं। ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय लोक गाथा काव्य है। सही बात है। इसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा का वर्णन दोहा छंद में अत्यंत मार्मिकता के साथ किया गया है। तो ये यार दोनों सही, इसका भी उत्तर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न देखिए। आदिकाल के रासो शब्द का संबंध रहस्य से जोड़कर देखने वाले विद्वान कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल हैं। सही है। रहस्य शब्द से ही अपभ्रंश में रासों का विकास हुआ, जो केवल धार्मिक गुप्त साधनाओं के लिए प्रयुक्त होता था। तो ये आर सीधे गलत है, तो ये सही आर गलत है, सही उत्तर इसका भी ए हो जाएगा। आइए 46वां प्रश्न देखिए। बौद्ध धर्म की विकृत व्रजयान शाखा से ही सिद्ध साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। बात सत्य है। व्रजयानियों ने तंत्र मंत्र चमत्कार और पंचमकार वही मध्य मांस मत्स्य मुद्रा मैथुन को मोक्ष का साधन बना लिया था। ये भी बात सत्य है। इन्हीं के विरोध में नाथ साहित्य आए, नाथ आए सिद्धों के विरोध में। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। आइए 47वां प्रश्न देखिए। गोरखनाथ के अनुसार या गोरक्षनाथ के अनुसार षट चक्रों वाला योग मार्ग ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। सही बात है। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से कुंडलिनी जागृत करना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। ये भी बात सत्य है, इसीलिए नाथ कठोर साधना पे बल भी दिए। तो ये और आर दोनों सही है, इसका भी उत्तर ये है। आइए आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न देखिए। जयचंद्र प्रकाश और जयमंक जय चंद्रिका दोनों ही ग्रंथ वर्तमान में केवल नोटिस मात्र हैं, इनका मूल रूप उपलब्ध नहीं है। ये भी बात सत्य है, नहीं उपलब्ध है। सिंधाइच्य कवींद्र कृत राठौड़ा ख्यात में इन दोनों रचनाओं का नाम उल्लेख मिलता है। ये भी बात सत्य है, तो ए और आर दोनों सही है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। आइए 49वां प्रश्न देखिए। 49वां प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा में कड़वकबद्धता का अर्थ है कुछ चौपाइयों अर्धाली के बाद एक दोहा या धत्ता देना। रामचरितमानस और पद्मावत जैसी प्रसिद्ध रचनाओं का ढांचा इसी आदिकालीन कड़वक पद्धति पर आधारित है। बात सत्य है, दोनों बातें सत्य हैं, तो यहाँ पर भी ए आंसर हो जाएगा। आइए 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है कि श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम पुस्तक माना है। सत्य है, और डॉक्टर नगेंद्र जी ही नहीं, हिंदी की प्रथम पुस्तक सर्वमान्य है श्रावकाचार्य आचार्य देवसेन द्वारा लिखी है। जैन कवि देवसेन ने इसमें 250 दोहों के अंतर्गत
गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। ये भी बात सही है, ए और आर दोनों सही है, इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आदिकाल से संबंधित हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल से संबंधित 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पूर्ण हुई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी देर तक बने रहे। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।